क्या ख्याल है? तो इतना काम तो खुद भी आपको करना चाहिए ना, एक एक पेज अगर रह गया तो वो तो खुद भी प्रिपेयर कर लेना चाहिए। सीए कर रहे हो आप लोग, लेकिन आप लोगों की आदतें शायद टीचर्स ने ख़राब की हुई हैं। स्पून फीडिंग की आदतें आपको डाली हुई हैं कि बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना। क्या ख्याल है? लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। क्लास लेने ना आए। अगर आप खुद से कुछ करने के काबिल होते तो फिर मैं कह देता कि हाँ ना आए, लेकिन ऐसे हालात हैं नहीं। चैप्टर 11 में वापस आ गए। इनपुट आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस, नेटवर्क सिस्टम आर्किटेक्चर, लैन वैन मैन, ITIS, सिस्टम की डेफिनेशन, उसके 5 ऑब्जेक्टिव्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम की 3 टाइप्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम के 5 रोल्स, डाटा एंट्री, ऑनलाइन प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग, रियल टाइम प्रोसेसिंग, और हम आगे चले गए कुछ स्पेसिफिक IT बेस्ड सिस्टम की तरफ। स्पेसिफिक IT बेस्ड सिस्टम इन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ IT बेस्ड सिस्टम यूज होते हैं, और कोई 10 सिस्टम हैं जो हमें कवर करने हैं। अभी तक शायद हम 5 कवर कर चुके हैं। MIS, EIS, DSS, TPS एंड एक्सपर्ट सिस्टम। सो MIS टॉप मैनेजमेंट यूज करती है फॉर मेकिंग लॉन्ग टर्म डिसीजन और स्ट्रैटेजीज। और क्या करता है? सिस्टम डाटा इनपुट रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन टू टॉप मैनेजमेंट फॉर मेकिंग डिसीजन। EIS इज अनदर टाइप ऑफ MIS ही है जो डाटा इनपुट रिसीव करके प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू टॉप मैनेजमेंट फॉर मेकिंग स्ट्रैटेजीज या डिसीजंस। लेकिन MIS इंटरनल फोकस है, EIS इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोकस। MIS स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग में हेल्प देता है, ये अनस्ट्रक्चर्ड, ये हिस्टोरिकल डाटा प्रोवाइड करता है, ये फॉरवर्ड लुकिंग है। MIS रेगुलर रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करता है ओवर ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, और इनफ्लेक्सिबल है, मीन अदर ऑर्गेनाइजेशन में यूज नहीं हो सकता, और रिस्ट्रिक्टेड है टूवर्ड्स हायर मैनेजमेंट ओनली, और मैनेजमेंट कैन एक्सेस ऑनलाइन दिस सिस्टम फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स हम दे सकते हैं। EIS क्या करता है? एग्जेक्टिव समरी फॉर्म में ओवर डैशबोर्ड जो है वो डाटा प्रोवाइड करता है। यूजर कैन ड्रिल डाउन टू एक्सप्लोर मोर इंफॉर्मेशन, और एक्सपेंसिव है, रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करता है, और रिस्ट्रिक्टेड है टूवर्ड्स टॉप लेवल मैनेजमेंट यूज ओनली। कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस के अलावा 3-4 डिफरेंट क्या हैं? DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूज करते हैं मैनेजर्स एट टेक्निकल लेवल फॉर मेकिंग इंटेलिजेंट गैसेस, और थ्रू फार्मूला, थ्रू इक्वेशन, डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडलिंग में हेल्प देता है। यूजर इनपुट करेंगे डाटा थ्रू यूजर इंटरफेस, और नेचुरल लैंग्वेज इंटरप्रेटर है, और स्प्रेडशीट पैकेजेस जो हैं वो यूज किए जाते हैं एज ए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। और TPS रूटीन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड परफॉर्म करने में हेल्प देता है। 2 टाइप्स हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस TPS जिसके कोई 4 फंक्शंस 5 मॉड्यूल्स हैं, और HR TPS जिसके कोई 5 फंक्शंस और 4 मॉड्यूल्स हैं। और एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक सिस्टम जो डिसीजन मेकिंग एनालिटिकल टास्क में हेल्प देते हैं थ्रू ह्यूमन जजमेंट सिनेरियोज एल्गोरिथम्स, जिसकी कुछ 4 एग्जांपल्स थी। लीगल डायग्नोस्टिक, मेडिकल डायग्नोस्टिक, प्रोसेसिंग अ लोन एप्लीकेशन,
या फिर एट सोशल लेवल लाइक प्लेइंग गेम्स चेस। और इसके कोई 3 कंपोनेंट्स हैं, नॉलेज बेस, इन्फ्रेंस रूल एंड यूजर इंटरफेस। और इफेक्टिव होगा, प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन है, रूल्स डिफाइन है, प्रॉब्लम कैन नॉट बी रिजॉल्व थ्रू कन्वेंशनल सिस्टम, मैनेजमेंट हैव टू फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स इश्यूज एंड इन्वेस्टमेंट इज कॉस्ट जस्टिफाइबल। और कुछ फायदे हैं एक्सपर्ट सिस्टम के, नॉन एक्सपर्ट कैन मेक एक्सपर्ट डिसीजन, फास्ट एक्यूरेट कंसिस्टेंट, कैन प्रोवाइड मल्टीपल सोल्यूशन फॉर चेंजिंग इनपुट, reduction in staff cost, better allocation of human resources, help to achieve competitive advantage, available 24/7 365 days and can resolve multiple problem at the same time। लेकिन साथ कुछ मसले हैं, हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है, टेक्निकल सपोर्ट रिक्वायर है, सिस्टम नीड टू बी अपडेट रेगुलर बेसिस, downtime issue, too much reliance affect basic skills and could create resistance from higher management। आगे गए तो हमें कुछ सिस्टम और मिले, जिसमें एक सिस्टम मिला FRS, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। FRS स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, मीन एक ऐसा सिस्टम जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग में भी हेल्प देता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्टिंग में मीन प्रोड्यूस करने में भी हेल्प देता है, जिसके 2 पार्ट हैं, मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड, मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड, और दूसरा पार्ट क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मीन अगर टीपीएस की बात करें तो वो सिर्फ क्या काम कर रहा है, टीपीएस मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड वाला काम कर रहा है, मीन बुक कीपिंग का काम कर रहा है, क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके उन्हें प्रोसेस करना, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो ये क्या करता है, सिर्फ मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड, मीन ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग प्रोसेसिंग ही नहीं, बुक कीपिंग ही नहीं, साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस करने में भी हेल्प देता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों प्रोड्यूस करनी है, एक एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है, किसकी, कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि आपने क्या करना है, मेंबर्स ऑफ द कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअली प्रोड्यूस करनी है। तो ये एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट जो है कंपनीज एक्ट की, उसे मीट करने में हेल्प दे रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, 5 कंपोनेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू द अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर। तो 5 कंपोनेंट्स का सेट जो है वो प्रोड्यूस करना है कंपनी ने, तो प्रोड्यूस करने में ये FRS हेल्प दे रहा है। अब इस सिस्टम की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, क्या करैक्टरिस्टिक है कि सिस्टम के, एक तो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल अच्छे होने चाहिए ताकि कोई अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस करके फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व ना हो सके, मीन कोई फ्रॉड ना हो सके। सिस्टम को क्या करना चाहिए, ऑल ट्रांजैक्शंस जो हैं कंपनी की, उन्हें रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी इसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी नहीं है तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली प्रोड्यूस नहीं होंगी। सिस्टम को क्या करना चाहिए, ट्रांजैक्शन को एक्यूरेटली कैटेगराइज भी करना चाहिए, मीन रेवेन्यू, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंडिचर, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कहाँ पे जाने चाहिए, बैलेंस शीट में। तो सिस्टम के अंदर ये एक फैसिलिटी होनी चाहिए कि ट्रांजैक्शन को प्रॉपर्ली क्या कर सके, कैटेगराइज कर सके। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ शॉर्ट टर्म में जानी चाहिए, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ लॉन्ग टर्म में जानी चाहिए। ये क्या है, प्रॉपर कैटेगराइजेशन होनी चाहिए। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो कॉस्ट ऑफ सेल में जाने चाहिए, और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाने चाहिए, ताकि करेक्ट कैटेगराइजेशन हो सके। तो सिस्टम के अंदर फैसिलिटी होनी चाहिए, करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। क्या, एक तो ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी चाहिए इसको, और दूसरा करेक्ट कैटेगराइजेशन भी करनी चाहिए। साथ तो कहते हैं सिस्टम के अंदर फैसिलिटी होनी चाहिए, किसे क्या करना चाहिए, ऑडिट ट्रेल भी प्रोड्यूस करनी चाहिए। ऑडिट ट्रेल, ऑडिट ट्रेल बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस को, सीक्वेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स या एविडेंस। मीन सेल कैसे रिकॉर्ड होगी, उसमें एक पहले डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, सेल ऑर्डर,
उसके बाद जब गुड्स डिस्पैच होंगी तो एक डॉक्यूमेंट जनरेट होगा डिस्पैच नोट, फिर इनवॉइस, उसके थ्रू लेजर में एंट्री होगी। तो ये जो डॉक्यूमेंट का सीक्वेंस है इसको क्या नाम दिया जाता है, ऑडिट ट्रेल का, जो ऑडिटर को चाहिए होती है सेल को वेरीफाई करने के लिए कि सेल है तो पीछे क्या इनवॉइस है, इनवॉइस है तो पीछे क्या डिस्पैच नोट है, डिस्पैच नोट है तो क्या पीछे कोई ऑर्डर भी था। तो वो ट्रेल ऑडिटर को मिलनी चाहिए, मीन सिस्टम के अंदर फैसिलिटी होनी चाहिए कि ये क्या करे, ऑडिट ट्रेल मेंटेन करे, मीन सीक्वेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करे। सो FRS स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, जो हेल्प देता है कंपनी को किस चीज़ में, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस करने में। फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेनेंस का मतलब क्या है, बुक कीपिंग, जिसके लिए कंपनी डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी बुक कीपिंग के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन ये सिस्टम दोनों फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, रिकॉर्ड मेंटेन करना भी और साथ एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करना भी। क्या है ये सिस्टम, अगर हम आए ऑन पेज 178, और मुझे लगता है शायद एग्जामिनर ने ये सिस्टम हमारे लिए छोड़ा हुआ है, पास में कभी टेस्ट नहीं किया। ऑन पेज 178, so financial reporting and accounting system involves maintaining a system of accounting records for business transaction and other items of a financial nature, and reporting the financial position and financial performance of an entity in a set of financial statements। मीन दो पार्ट्स हैं, मेंटेन करना फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को और रिपोर्ट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है, मैनी बिजनेस ऑपरेट अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग देयर बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। दिस सिस्टम इज कॉल्ड अ बुक कीपिंग सिस्टम और लेजर अकाउंटिंग सिस्टम एंड फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। All large business and many small one have a bookkeeping system for recording the financial details of their business transaction on a regular basis। Financial reporting क्या है, financial reporting is the process of producing statements that disclose an organization financial status of to management, investors and the government, means stakeholder के लिए financial statements produce करना। The information in bookkeeping system ledger records of an entity are also analyzed and summarized periodically। Periodically mean yearly, जो बनाई जाती हैं financial statements typically each year, and the summarized information is presented in financial statements। Financial statements provide information about the financial position and performance of the entity। Position mean balance sheet और performance mean income statement। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स इस सिस्टम की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम मस्ट बी रिलायबल, एक्यूरेट एंड कंप्लीट। रिलायबल होना चाहिए, रिलायबल मीन इसके एक्सेस कंट्रोल जो है वो अच्छे होने चाहिए ताकि अनऑथोराइज यूज़र एक्सेस करके फ्रॉड ना कर सके। एक्यूरेट होना चाहिए, मीन कोई अरिथमेटिक एरर्स नहीं होने चाहिए, और सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड इसे करनी चाहिए ताकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस की जा सके। Access to data entry should be strictly controlled to authorized personnel only, fraud को अवॉइड करने के लिए। Unlike MIS, where there are no formal rules about the presentation of data extracted from the system, मीन MIS इंटरनल नीड को पूरा करता है और उसमें कोई रूल्स नहीं है कि आपने क्या क्या इंटरनल रिपोर्ट्स कैसे प्रोड्यूस करनी है, कुछ भी हो सकती हैं, वो चेंजिंग भी हो सकती हैं। ये इंटरनल नीड को नहीं, एक्सटर्नल नीड को पूरा करता है और अकॉर्डिंग टू रूल्स मीन IAS IFRS के अकॉर्डिंगली ही चलता है और उसके अकॉर्डिंगली ही 5 सेट का कंपोनेंट आपने प्रोड्यूस करना है। मीन इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। सो अनलाइक MIS वेयर देयर आर नो फॉर्मल रूल्स अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, FRS मस्ट सेटिस्फाई स्ट्रिक्ट एक्सटर्नल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट 2017 या फिर IFRS की जो रिक्वायरमेंट है तो उसको मीट करने के लिए काम करता है। The system must be able to support an audit trail for transaction and manual updates called journals, मीन इसके थ्रू audit trail sequence of documents या evidence भी प्रोड्यूस होने चाहिए। The system must capture all transaction from transaction processing system,
मीन हर तरह की ट्रांजैक्शन कैप्चर करने की फैसिलिटी होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन मस्ट बी कैटेगराइज्ड करेक्टली सो दैट दे विल बी अल्टीमेटली बी एक्सट्रैक्टेड एंड समराइज्ड इन द करेक्ट वे विद इन द एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसकी क्वालिटी होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि ट्रांजैक्शन को एक्यूरेटली क्लासीफाई भी कर सके। कैटेगराइज का मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन ट्रांजैक्शन की प्रॉपर करने की भी फैसिलिटी होनी चाहिए। सो FRS क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हेल्प देता है। दो पार्ट हैं, मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड। मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड मीन बुक कीपिंग या फिर लेजर अकाउंटिंग, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, प्रोड्यूसिंग 5 components of the financial statement that showing financial position and performance of the company। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सिस्टम क्या होना चाहिए, रिलायबल, एक्यूरेट, कंप्लीट होना चाहिए। एक्सेस कंट्रोल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। लाइक MIS इंटरनल नहीं एक्सटर्नल नीड को स्ट्रिक्टली जो है वो मीट करना चाहिए। ऑडिट ट्रेल जो है वो सिस्टम को क्या करना चाहिए, मेंटेन, प्रोवाइड करनी चाहिए। ऑल ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड करने की फैसिलिटी होनी चाहिए, और ट्रांजैक्शन की करेक्टली कैटेगराइजेशन i.e. क्लासिफिकेशन की फैसिलिटी भी होनी चाहिए। इसको आप क्या कह सकते हो, प्रिंसिपल्स भी कह सकते हो। सिस्टम के प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, रिक्वायरमेंट भी कह सकते हो कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, या यही क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सिस्टम भी हैं। सो कोई 6 सिस्टम हमने कवर कर लिए, बाकी रह गए कुछ 4 सिस्टम जिनमें हमें एक और सिस्टम मिला, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। जी जी बोले। FRS पूरी ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे यूज होता है। क्यों, ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होनी है वो कहाँ पे होनी है, ऑपरेशन लेवल पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रोड्यूस होनी है मेनली वो मैनेजर्स प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ पे, टेक्निकल लेवल पे। हाँ, उसको जब प्रेजेंट करता है दुनिया के आगे तो प्रेजेंट कौन करेगा, स्ट्रेटजिक लेवल, मीन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है। सो ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का काम क्या है कि जो रूटीन ऑर्डर्स बिजनेस को रिसीव हो रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग और प्रोसेसिंग करना, ताकि ऑर्डर्स को प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके। जो अगर ऑर्डर्स आपने रिकॉर्ड नहीं किए तो शायद फिर ऑन टाइम प्रोसेस भी नहीं होंगे, और अगर ऑन टाइम प्रोसेस नहीं हुए, डिले हुए उनमें, तो उससे कस्टमर जो है वो आपका नाराज़ होने से बिज़नेस को लॉसेस भी बेयर करना पड़ सकते हैं। इसलिए एक सिस्टम होना चाहिए जो रूटीन ऑर्डर जो रिसीव हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करे, ताकि रिकॉर्ड होंगे तो फिर उनको प्रॉपर्ली ऑन टाइम प्रोसेस भी किया जा सकता है। सो एक ऐसा सिस्टम जो ऑर्डर्स की रिकॉर्डिंग में, प्रोसेसिंग में हेल्प देता है, उसे क्या नाम दिया जाएगा, ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम। कुछ बिजनेस में ऑर्डर आपने इमीडिएटली रिकॉर्ड करने हैं। कहाँ पे, होटल बिजनेस में या फिर एयरलाइन बिजनेस में। रूम किसी ने बुक किया है तो फौरी आपने सिस्टम में रिकॉर्ड करना है, अदरवाइज वो रूम डबल बुक हो जाएगा। और डबल बुक हो गया, 2 कस्टमर आ गए तो एक को तो आप रूम में बिठाओगे, दूसरे को अपने सर पे बिठाना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप कोई ट्रैवल का बिजनेस करते हो, एक कस्टमर ने एक सीट बुक कर ली और अगर सिस्टम में फौरी रिकॉर्ड नहीं हुई तो डबल बुक हो जाएगी, और डबल बुक होगी तो उस सूरत में भी दूसरे कस्टमर को अपने सर पे बिठाना पड़ेगा। हाँ, कुछ बिजनेस में ऑर्डर की जो रिकॉर्डिंग है वो डिले भी हो सकती है। लाइक आप कोई क्लॉथ सेल करते हो, कोई शूज़ सेल करते हो, कस्टमर को एक चीज़ आपने ऑर्डर रिसीव कर लिया, रिकॉर्डिंग एंड ऑफ डे भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं फौरी हो। हाँ, कुछ में इमीडिएटली आपने रिकॉर्डिंग करनी है, तो इसलिए आपके पास सिस्टम होना चाहिए ऑर्डर की रिकॉर्डिंग और प्रोसेसिंग से रिलेटेड। अब ये जो ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम है ये लिंक्ड होता है कि इसके साथ, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के साथ। ऑर्डर एक्सेप्ट करते वक्त आपने देखना है कि आपके पास इतना इन्वेंट्री बैलेंस अवेलेबल है या नहीं है। कस्टमर ने ऑर्डर किया 100 यूनिट्स का, और अगर आपने ऑर्डर एक्सेप्ट करते वक्त देखा ही नहीं आपके पास 100 यूनिट हैं या नहीं, और जब डिलीवर करने गए तो पता चला 90 यूनिट्स हैं, तो बाकी 10
प्रोड्यूस करने में टाइम लगेगा, उससे डिलीवरी लेट हो सकती है, और डिलीवरी लेट होगी तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट मीट नहीं हुई, कस्टमर आपको डैमेजेस के लिए सू कर सकता है। फिर जब आपने ऑर्डर एक्सेप्ट किया तो कस्टमर के साथ आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और अगर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली उस टाइम पे ऑर्डर डिलीवर नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्चुअल ब्रीच की सूरत में कस्टमर आपको डैमेजेस के लिए सू कर सकता है। तो इसलिए इस सिस्टम का लिंक होना विद इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम ज़रूरी है, ताकि आप ऑर्डर एक्सेप्ट करते वक्त देख सको कि आपके पास इन्वेंट्री बैलेंस भी अवेलेबल है या नहीं है। सो ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम का काम क्या है? रूटीन ऑर्डर्स को रिकॉर्ड करना और उनकी प्रोसेसिंग करना। रिकॉर्ड भी कैसे करना? देखते हुए कि इन्वेंट्री बैलेंस इतना है या नहीं है। इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो कंपनी की इन्वेंट्री को कंट्रोल मैनेज करने में हेल्प देता है। कैसे ये कंट्रोल मैनेज करने में हेल्प देता है? ये इन्वेंट्री के रीऑर्डर लेवल जो है वो सेट करने में हेल्प देता है। ये रीऑर्डर लेवल क्या होता है? एक मिनिमम स्टॉक बैलेंस जो कंपनी ने मेंटेन किया होता है कि हमारे पास इस इन्वेंट्री के सपोज मिनिमम 50 यूनिट्स एट ऑल टाइम अवेलेबल होने चाहिए। तो कंपनी क्या करती है? ये रीऑर्डर लेवल सिस्टम में सेट कर देती है, और जैसे वो इन्वेंट्री 50 यूनिट्स या इससे बिलो जाती है तो ये सिस्टम क्या करता है? उस इन्वेंट्री को फ्लैग कर देता है या हाईलाइट कर देता है, ताकि इसकी दोबारा से ऑर्डरिंग की जा सके, परचेजिंग की जा सके। मीन ये सिस्टम रीऑर्डर लेवल जो है वो मैनेज करने में हेल्प देता है, रीऑर्डर लेवल के अगेंस्ट कोई सिग्नल प्रोड्यूस करने में हेल्प देता है, ताकि मैनेजमेंट क्या कर सके? इन्वेंट्री को दोबारा से परचेज कर सके। इस सिस्टम के थ्रू आप क्या कर सकते हो? इन्वेंट्री की एजिंग भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एजिंग। क्यों? कुछ पेरिशेबल इन्वेंट्री होती है जो आपने पहले निकालना होती है, क्यों अगर निकाली नहीं तो पड़ी पड़ी ऑब्सोलीट हो जाएगी, लॉसेस बेयर करना पड़ेंगे। तो ये सिस्टम क्या करता है? देखता है कौन सी इन्वेंट्री नियर टू एक्सपायरी डेट हो गई है या लॉन्गर पीरियड से कंपनी के स्टोर में पड़ी है, उनको भी हाईलाइट कर देता है, ताकि मैनेजमेंट क्या करे? कुछ टैक्टिक्स के थ्रू उसको निकाल सके। टैक्टिक्स क्या हो सकते हैं? बाय वन गेट वन फ्री या 10% ऑफ। ये आजकल हम डिफरेंट स्टोर्स पे जाते हैं, बल्कि आजकल हर स्टोर ने अपना एक सेपरेट जो है वो काउंटर बनाया हुआ है, जहाँ पे कुछ प्रमोशन पे चीज़ें लगी होती हैं, बाय वन गेट वन फ्री, और वह नियर टू एक्सपायरी डेट होती हैं। समटाइम ऐसे होता है अगले दिन एक्सपायर होने वाली होती हैं और हम बल्क उठा के ले जाते हैं, क्यों? सस्ती मिल रही है। इसलिए उनकी डेट देख के लिया करो। ये जो ऑफर्स पे चीज़ें लगी होती हैं, स्पेशली चॉकलेट्स, अपने घर में अगर कोई पुरानी चॉकलेट पड़ी है तो उसको आज जाके देखना, उसमें ज़्यादातर एक्सपायर पड़ी होंगी। ऑफर्स पे अक्सर जो चॉकलेट लगी होती हैं ये नियर टू एक्सपायरी होती हैं। इवन ये जो स्टोर पे पेप्सी को की बड़ी बोतल सस्ती मिल रही होती है, ये भी नियर टू एक्सपायरी होती है। इनके ऊपर एक एक्सपायरी डेट होती है, प्लीज़ चेक कर लिया करो पीने से पहले। कोई 3 से 4 दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मैं कोक की बोतल घर लेके गया हूँ, एवं ही देख ली तो पता चला वो एक्सपायर्ड थी। इसे जहाँ से भी चीज़ें सस्ती मिल रही होती हैं, वो क्यों सस्ती मिल रही होती हैं? नियर टू एक्सपायरी होती हैं। सो इस सिस्टम के थ्रू मैनेजमेंट क्या कर सकती है? इन्वेंट्री का रीऑर्डर लेवल जो है वो मैनेज कर सकती है। इस सिस्टम के थ्रू इन्वेंट्री की एजिंग जो है वो भी की जा सकती है। इस सिस्टम के थ्रू इन्वेंट्री कॉस्ट की डिटेल भी ऑब्टेन की जा सकती है। लाइक किसी कस्टमर को आप कोई स्पेशल डिस्काउंट देना चाहते हो, क्यों? बड़ा कस्टमर है, लेकिन डिस्काउंट देते वक्त आपको देखना है इन्वेंट्री बनी कितने में है या मिली कितने में है, कॉस्ट देखनी है, तो कॉस्ट डिटेल इस सिस्टम के अंदर से निकाली जा सकती है। इस सिस्टम के थ्रू आप क्या कर सकते हो? इन्वेंट्री की सप्लायर डिटेल जो है वो भी ऑब्टेन कर सकते हो। पता चला एक इन्वेंट्री बड़ी गंदी क्वालिटी की हमें रिसीव हो गई है और हम लेते कोई 4-5 डिफरेंट सप्लायर्स हैं, तो ये इन्वेंट्री किस सप्लायर से आई है? क्यों? जब सिस्टम में इन्वेंट्री लिखी जाती है तो साथ सारी डिटेल मेंशन की जाती है, तो इससे आप सप्लायर की डिटेल भी ऑब्टेन कर सकते हो। या कि इन्वेंट्री शॉर्ट हो गई है और आपने ऑर्डर करना है, तो किसको ऑर्डर करना है, तो सप्लायर की डिटेल इस सिस्टम से निकाली जा सकती है। इस सिस्टम के थ्रू आप क्या कर सकते हो? इन्वेंट्री की इनवर्ड डेट जो है वो भी मेंटेन कर सकते हो। इन्वेंट्री कब आई थी,
ताकि अगर आपने लाइफो फाइफो पे इन्वेंट्री को मैनेज करना है तो आप मैनेज कर सको कौन सी इन्वेंट्री किस डेट को आई थी। इस सिस्टम के थ्रू आप इन्वेंट्री की लोकेशन जो है वो भी ऑब्टेन कर सकते हो। तो अगर इन्वेंट्री कोई 8-10 डिफरेंट स्टोर्स में पड़ी है तो किस स्टोर में कितनी इन्वेंट्री पड़ी है और कौन सी पड़ी है, तो वो लोकेशन भी आप इस सिस्टम से निकाल सकते हो। लाइक हम डिफरेंट स्टोर्स में जाते हैं और वहाँ पे अगर कोई साइज़ हमारा ना हो तो कहते हैं फ़लाँ स्टोर में पड़ा है। वो कहाँ से बता रहे होते हैं, ये इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम से ही बता रहे होते हैं कि फ़लाँ जगह पे ये हमारी इन्वेंट्री पड़ी है, तो आप वहाँ से जाके ले लें। सो ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो रूटीन ऑर्डर को रिकॉर्ड प्रोसेस करने में हेल्प देता है और लिंक होता है विद इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। और वह इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम क्या करता है? इन्वेंट्री को कंट्रोल और मैनेज करने में हेल्प देता है। क्या करैक्टरिस्टिक्स है इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम की? कि इसके थ्रू हम रीऑर्डर लेवल सेट कर सकते हैं, इसके थ्रू हम इन्वेंट्री की एजिंग कर सकते हैं सो दैट वी कैन रिड्यूस्ड नियर टू एक्सपायरी डेट इन्वेंट्री थ्रू डिफरेंट टैक्टिक्स। इसके थ्रू हम इन्वेंट्री की कॉस्ट डिटेल ऑब्टेन कर सकते हैं, इसके थ्रू इन्वेंट्री की सप्लाई डिटेल ऑब्टेन कर सकते हैं फॉर रिप्लेसमेंट ऑर्डर्स। इसके थ्रू हम इन्वेंट्री की इनवर्ड डेट जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं फॉर मैनेजिंग इन्वेंट्री ऑन लाइफो फाइफो बेसिस। इसके थ्रू हम इन्वेंट्री की लोकेशन भी ऑब्टेन कर सकते हैं इफ़ इन्वेंट्री प्लेस्ड ऑन डिफरेंट लोकेशंस। सो क्या है ऑर्डर प्रोसेसिंग या इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम ऑन पेज 178. So order processing, the order processing system should be capable of recording all orders accurately and in a timely fashion. For some business such as airline and hotels, the information needs to be updated immediately, whereas for some business an end of day update may be sufficient. The system will typically be linked to the inventory control system so that the salesperson can establish whether the organization is capable of fulfilling the order received. Inventory control system क्या है? The objective of inventory control system is to ensure that the business maintains an appropriate amount of inventory at all time. Inventory control system is a system with all aspects of managing a company's inventories like purchase, shipping, receiving, tracking, warehouse and storage, turnover and reordering में इन्वेंट्री की हर चीज़ को मैनेज करने में हेल्प देता है। क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के या इसके एडवांटेजेस क्या हैं? द सिस्टम कैन एक्यूरेटली रिपोर्ट द करंट इन्वेंट्री लेवल एट एनी टाइम। मीन्स के थ्रू हम इन्वेंट्री लेवल की इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं कि कौन सी इन्वेंट्री हमारे पास कितनी कितनी पड़ी है। A rule should be associated with each item that will trigger a reorder such as minimum inventory level। मीन इसके थ्रू हम रीऑर्डर लेवल को मैनेज कर सकते हैं, मीन मैसेज जनरेट कर सकते हैं रीऑर्डर लेवल मीट होने पर। द एज ऑफ इन्वेंट्री कैन बी ट्रैक्ड। दिस विल असिस्ट सेल मैनेजर इन आइडेंटिफाइंग एजिंग स्टॉक and employing tactics to reduce it, particularly important with perishable inventories, for example food and drink. The system should be able to highlight inventory shortage, कि इसके थ्रू इन्वेंट्री शॉर्टेज भी हाईलाइट की जा सकती है। The system should be able to show individual and total cost of items. The system should maintain supply details, delivery dates, inward and outward, maintained to enable warehouse manager to manage goods inward and dispatch। मीन कब कोई इन्वेंट्री इन हुई है, कब कोई इन्वेंट्री आउट हुई है, तो डेट टाइम मैनेज करने में भी सिस्टम हेल्प देता है। And the location of the inventory should be recorded to ensure it can be found easily and efficiently। और इसके थ्रू लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन भी ली जा सकती है। सो ऑर्डर प्रोसेसिंग को हमें डिफाइन करना आना चाहिए, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम को डिफाइन करना आना चाहिए और उसके एडवांटेज या करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कोई 5-6 बातें हमें करनी आनी चाहिए। सो FRS हेल्प देता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस करने में। और कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्लीट, एक्यूरेट, रिलायबल, एक्सेस कंट्रोल, एक्सटर्नल नीड को पूरा करता है, ऑडिट ट्रेल प्रोवाइड करनी चाहिए, कंप्लीट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी चाहिए और करेक्ट कैटेगराइजेशन होनी चाहिए। एक और सिस्टम है हमारे पास पर्सनल सिस्टम।
पर्सोनल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो HR डिपार्टमेंट यूज करता है। पर्सोनल सिस्टम को कौन यूज करता है? HR डिपार्टमेंट यूज करता है। कहाँ पे यूज करता है? एम्प्लॉयज की रिक्रूटमेंट में यूज करता है, एम्प्लॉय की रिडंडेंसी को मैनेज करने में यूज करता है, पर्सोनल रिकॉर्ड में यूज करता है, या फिर पर्सोनल रिपोर्टिंग में यूज करता है। चार मेन फंक्शन परफॉर्म करता है ये पर्सोनल सिस्टम। HR डिपार्टमेंट को हेल्प देता है लोगों की रिक्रूटमेंट में, लोगों की रिडंडेंसी को मैनेज करने में, पर्सोनल रिकॉर्ड मेंटेन करने में, या फिर पर्सोनल रिपोर्टिंग में हेल्प देता है। रिक्रूटमेंट में हेल्प देता है कैसे? ये सिस्टम क्या करेगा, देखेगा अगर किसी डिपार्टमेंट से कोई बंदा जो है वो रिज़ाइन करके गया है या छोड़ के गया है तो उसकी वैकेंसीज को हाईलाइट करेगा। क्यों? हर डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं वो सारे इस सिस्टम के अंदर एंटर किए होते हैं। हर बंदे की एक फ़ाइल मेंटेन की होती है सिस्टम के अंदर। अगर कोई बंदा छोड़ के गया है या रिज़ाइन कर गया है तो अल्टीमेटली उसकी वैकेंसी सिस्टम में ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगी। क्यों? उसका रिकॉर्ड आप क्या करोगे? डिलीट कर दोगे। अब वैकेंसीज हाईलाइट होगी, उसके बाद उस वैकेंसी को फिल करने के लिए आपने बंदे अपॉइंट करने हैं। तो वो जो बंदा छोड़ के गया उसकी क्या क्वालिफिकेशन थी, क्या एक्सपीरियंस था, क्या उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, उसकी आपने क्या करनी है? एक मार्केटिंग करनी है। तो मार्केटिंग कैंपेन जो करनी है वो प्रिपेयर करने में भी ये सिस्टम हेल्प देता है। कैसे? उस बंदे की फाइल से निकालेगा इसकी क्वालिफिकेशन क्या थी, इसके अंदर क्या स्किल्स थी, कितना इसका एक्सपीरियंस था, क्यों आपने उसकी रिप्लेसमेंट लेनी है। तो ये मार्केटिंग कैंपेन में भी हेल्प देता है। ये सिस्टम क्या करता है? लोगों के थ्रू एप्लीकेशन रिसीव करने में भी हेल्प देता है। मीना हमने किसी कंपनी में जॉब करनी, या तो हम वहाँ पे जाके अपना CV देंगे, या आजकल अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशन वो क्या करती हैं, ऑनलाइन आप क्या करो, फॉर्म फिल करो। वो जो ऑनलाइन फॉर्म फिल हो रहा है वो किस सिस्टम में जा रहा है? इस पर्सोनल सिस्टम में जा रहा है। जॉब वैकेंसीज को भी हाईलाइट करता है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्रिपेयर करने में भी हेल्प देता है कि स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस क्या क्या चाहिए बंदे का, और एप्लीकेशन रिसीव करने में भी हेल्प देता है। यही सिस्टम क्या करता है? एप्लीकेशंस के अंदर से कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने में भी हेल्प देता है। एप्लीकेशंस आ गई, अब सिस्टम देखेगा कौन कौन उस स्किल्स क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली मीट कर रहा है, वो कैंडिडेट क्या कर देगा? ये शॉर्टलिस्ट करके एक लिस्ट प्रोड्यूस कर देगा, ताकि मैनेजमेंट ने क्या करना है, इंटरव्यू के लिए सिर्फ इन्हीं को कॉल करना है, बाकी सारे एप्लीकेंट्स को कॉल नहीं करना। क्यों? बाकी तो मीट ही नहीं कर रहे थे क्राइटेरिया को। अब कैंडिडेट्स को आपने कॉल करना है सपोज टेस्ट या इंटरव्यू के लिए, तो आपने एक ईमेल सेंड करनी है। क्या ख्याल है? तो ईमेल ये सिस्टम के अंदर ही आपने एक एंटर की हुई है। ये क्या करेगा? हर बंदे के अकाउंट से, एप्लीकेशन से उसका ईमेल आईडी लेगा और वो एक ही ईमेल इंटरव्यू या टेस्ट की सबको क्या कर देगा? सेंड कर देगा। अब बंदे आ गए, उनके आपने सपोज टेस्ट लेने हैं, तो सिस्टम के पे आप क्या करोगे? बंदों को बिठा दोगे। ये सिस्टम ही क्या करेगा? सपोज सिस्टम में आपने कोई 100 क्वेश्चन एंटर किए हुए हैं, सिस्टम उसमें से 10 क्वेश्चन रैंडमली सिलेक्ट करके एक बंदे को दे देगा, 10 सिलेक्ट करके दूसरे को दे देगा, 10 तीसरे को दे देगा। जैसे आपके MCQs पेपर होते हैं, वो MCQs पेपर कैसे होते हैं? ICAP ने सपोज BC के कोई 1000 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक मेंटेन किया हुआ है सिस्टम में। सिस्टम क्या करता है? उसके अंदर से 50 क्वेश्चन चूज करके एक कैंडिडेट को दे देता है, 50 दूसरे को दे देता है, 50 तीसरे को देता है। सबके पास डिफरेंट क्वेश्चन है। कभी कभार कोई क्वेश्चन सिमिलर भी आ जाते हैं। सिमिलर क्यों आ जाते हैं? क्योंकि सारे चूज कहाँ से हो रहे हैं? एक क्वेश्चन बैंक से ही। तो ये सिस्टम क्या करता है? कैंडिडेट से टेस्ट लेने में भी हेल्प देता है। ये सिस्टम जो है वो कैंडिडेट से इंटरव्यू कंडक्ट करने में भी हेल्प देता है। बंदा आया, बजाय इसके क्या आप उसे इंटरव्यू करो, आपने सिस्टम पे बिठा दिया, चल भी ये क्वेश्चन के आंसर दे। जहां से बंदे की असेसमेंट होगी कि वाकई ये जॉब के काबिल है या नहीं। और अब एक फाइनल बंदा इसने सेलेक्ट कर लिया। अब वो टॉप मैनेजमेंट उसे बिठा के उसे पूछेगी, अच्छा भी बता तेरे सर पे बाल कितने हैं,
अच्छा बता तूने किया क्या हुआ है, कहाँ पे रहता है, मीन जज का लिए बंदा काम करने के काबिल है, उसके बाद बंदा क्या हुआ, सिलेक्ट हो गया। सो पर्सोनल सिस्टम हेल्प दे रहा है रिक्रूटमेंट में। वो एक दफ़ा मैं फ़ौज में इंटरव्यू देने गया, वो टेस्ट मैंने पास कर लिया, इंटरव्यू देने गया तो मुझे कहता कहाँ से आया, मैंने कहा फ़लाँ जगह से। कहता बता रास्ते में पेट्रोल पंप कितने आए हैं? तो समटाइम ये भी पूछ लेते हैं आपके सर पे बाल कितने हैं। वो सिर्फ क्या कर रहे होते हैं, आपकी नर्व्स चेक कर रहे होते हैं कि आपका इस पे कंट्रोल कितना है। मीन फजूल क्वेश्चन पूछ के कि आप कंफ्यूज तो नहीं होते हो। अल्टीमेटली मेरा पहला इंटरव्यू था, मैं परेशान हो गया, पता नहीं क्या पूछ रहा है, शायद वाकई मुझे पता होना चाहिए था इसका आंसर क्या है। इंटरव्यू फेल हो गया। सो रिक्रूटमेंट में हेल्प देता है, रिक्रूटमेंट में हेल्प देता है, जॉब वैकेंसीज को हाईलाइट करने में हेल्प देता है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्रोड्यूस करने में हेल्प देता है, एप्लीकेशन रिसीव करने में हेल्प देता है, कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने में हेल्प देता है, टेस्ट कंडक्ट करने में, इंटरव्यू कंडक्ट करने में, इवन फाइनल कैंडिडेट सिलेक्ट करने में भी हेल्प देता है। इसके अलावा ये सिस्टम हेल्प देता है किस चीज़ में, रिडंडेंसीज में भी। लाइक आपने एक एम्प्लॉय के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो 5 साल बाद क्या करना है, उसे रिडंडेंट करना है। क्या ख्याल है? तो किस एम्प्लॉय की रिडंडेंसी डेट आ गई है, अल्टीमेटली डेट आ गई है, तो उसे आपने 1 माह पहले नोटिस भी देना है कि भाई आपका 1 माह बाद कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है, तो प्लीज़ 1 मंथ है, अपना कोई अल्टरनेटिव देख लो। तो ये सिस्टम ये जो है ये रिडंडेंसी को मैनेज करने में हेल्प देता है, ताकि आप 1 मंथ बिफोर जो है रिडंडेंट होने वाले एम्प्लॉय को नोटिस दे सको। या बिजनेस बड़े मुश्किल हालात में चल रहा है, तो बिजनेस सर्वाइवल के लिए आपने स्टाफ कटिंग करनी है, स्टाफ कटिंग में आपको एम्प्लॉय रिडंडेंट करने हैं, लेकिन रिडंडेंट करते वक्त आपको कुछ कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी। सपोज आपने एम्प्लॉय के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि हम आपको 6 माह का नोटिस पीरियड देंगे, लेकिन 6 माह आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपने 1 मंथ बाद निकालना है, तो बाकी 5 मंथ की आपको क्या करना पड़ेगी, पे दे के निकालना पड़ेगा। तो कितनी पे बनती है, मीन रिडंडेंसी कॉस्ट कितनी बनती है, वो कंप्यूट करने में ये सिस्टम आपको हेल्प देगा। तो रिडंडेंसी में हेल्प देगा। कौन सी रिडंडेंसी? वॉलंटरी रिडंडेंसी है। वॉलंटरी मीन मर्जी से है, जो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली है, या कंपल्सरी रिडंडेंसी है। कंपल्सरी मीन बिजनेस सर्वाइवल के लिए आप करने जा रहे हो, तो उसमें कितनी कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी, तो उसको कंप्यूट करने में भी ये सिस्टम हेल्प देता है। ये सिस्टम हेल्प देता है पर्सोनल रिकॉर्ड मेंटेन करने में। हर कंपनी ने क्या किया होता है, अपने एम्प्लॉय की एक प्रोफाइल बनाई होती है, जिसके अंदर उस एम्प्लॉय की डिटेल लिखी होती है। क्या डिटेल लिखी होती है? उसकी क्वालिफिकेशन की डिटेल है, उसके एड्रेस लिखे हुए हैं आपने, उसकी पास्ट हिस्ट्री आपने लिखी हुई है, उसकी बेनिफिट्स, उसे क्या क्या अलाउड हैं उसकी डिटेल है उसके अंदर, उसको इंश्योरेंस आपने मेडिकल दी हुई है तो कितनी दी हुई है, कितनी उसने ले लिया है, कितनी बाकी है, उसकी डिटेल है। हॉलीडेज कंपनीज अपने एम्प्लॉय को देती हैं एनुअली। सपोज आपके पास 4 वीक हॉलीडेज हैं, तो कितनी हॉलीडेज उसने ले ली हैं, कितनी हॉलीडेज बाकी हैं, उसकी डिटेल मेंटेन करनी है। या किसी एम्प्लॉय ने कोई अनऑथोराइज्ड एब्सेंटिज्म की हैं, मीन बगैर बताए छुट्टियां की हैं, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। एम्प्लॉय को कब प्रमोशन दी गई थी, कब कोई रिवॉर्ड दिया गया था, तो उसकी आपने डिटेल रखनी है। एक एम्प्लॉय ने किसी को मारने पे छुट्टी की है, फलां मेरा मर गया था मैंने छुट्टी की है, तो उसकी डिटेल भी मेंटेन की जाती है। क्यों? कुछ एम्प्लॉय एक ही बंदे को साल में 4 दफ़ा मारते हैं। क्या ख्याल है? तो वो जो फ्यूनरल्स की उसने हॉलीडेज की हैं, वो भी डिटेल इसके अंदर मेंटेन की जाएगी। सो पर्सोनल रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है? उसकी डिटेल, उसकी पे हिस्ट्री, उसके रिवॉर्ड, उसकी हॉलीडेज की डिटेल, उसकी सिक लीव्स की डिटेल, या उसकी ट्रेनिंग के रिकॉर्ड आपने मेंटेन करने हैं। तो ये क्या है? पर्सोनल रिकॉर्ड मेंटेनेंस। सिस्टम हेल्प करता है पर्सोनल रिपोर्टिंग में भी। मैनेजमेंट ने अपने एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स रेगुलर बेसिस पे प्रोड्यूस करना होती हैं।
क्या प्रोड्यूस करना होती है? हेड काउंट रिपोर्ट प्रोड्यूस करना होती है। हेड काउंट मीन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमारे पास कितने हैं, जो कंपेयर करना होता है पिछले ईयर से कि आइदर इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं। एक रिपोर्ट प्रोड्यूस करना होती है किस चीज़ की? एब्सेंटीज़म की, कि लोग एब्सेंट जो है वो रह रहे हैं तो कितने रह रहे हैं, जो आपने मंथ टू मंथ कंपेयर करना होता है कि आइदर ये एब्सेंटीज़म इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। क्यों? एब्सेंटीज़म इंक्रीज होने का मतलब क्या है? लोग शायद विलिंग नहीं है काम के लिए, काम में उनका दिल नहीं लग रहा, वो ड्यू टू स्ट्रेस भी हो सकता है। लोग शायद मोटिवेटेड नहीं है काम के लिए, जिसे मोटिवेशन लेवल का आपको पता चलता है, सेटिस्फैक्शन का पता चलता है। क्यों? एब्सेंटीज़म का भी इंक्रीज होता है जब लोग जॉब से सेटिस्फाइड नहीं होते। तो रिपोर्ट प्रोड्यूस करनी है, हेड काउंट की प्रोड्यूस करनी है, रिपोर्ट प्रोड्यूस करनी है किस चीज़ की? बेनिफिट्स की रिपोर्ट प्रोड्यूस करनी है कि हम कितने बेनिफिट एक्स्ट्रा दे रहे हैं सैलरी के अलावा, आइदर इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं। एब्सेंटीज़म की रिपोर्ट आपने निकालनी है, या अपने एज टेन्योर निकालना है, मीन कितनी एज के हमारे पास कितने कितने लोग हैं, मीन 30 to 40 ईयर्स कितने हैं, 20 to 30 ईयर्स कितने हैं, 40 ईयर्स अबव कितने हैं। या टेन्योर आपने निकालना है कि लोग कितना टाइम पीरियड हमारे साथ रहते हैं। या आपने रिपोर्ट निकालनी है किस चीज़ की? सैलरी की निकालनी है, जो आपने कंपेयर करनी है विद प्रीवियस की इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। तो पर्सोनल की रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करने में भी हेल्प देते हैं। या अपने जेंडर मिक्स रिपोर्ट निकालनी है कि हमारे पास मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ताकि हम देख सकें हम डाइवर्सिटी को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो सिस्टम हेल्प देता है रिक्रूटमेंट में, सिस्टम हेल्प देता है रिडंडेंसी में, सिस्टम हेल्प देता है पर्सोनल रिकॉर्ड मेंटेन करने में, और हेल्प देता है पर्सोनल मीन रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करने में। सो क्या है पर्सोनल सिस्टम? इट एग्जिस्ट टू सपोर्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन इन परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटीज ऑफ मेंटेनिंग एन एप्रोप्रिएट वर्कफोर्स। दिस इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड स्टाफ डेवलपमेंट एंड अप्रेजल. Furthermore, the system contains a significant amount of sensitive and confidential information. इसलिए कंट्रोल्स अच्छे होना ज़रूरी हैं, स्पेशली अगर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है तो एक्सेस कंट्रोल अच्छे होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर अच्छे नहीं है तो कोई एम्प्लॉय अनऑथोराइज एक्सेस करके अपने वेज रेट चेंज करके फ्रॉड कर सकता है सिस्टम में। सो द सिस्टम कंटेन्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सेंसिटिव एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, meaning there must be strict controls around maintaining data security and access to the system. और सिस्टम के कुछ 4 कंपोनेंट्स हैं। रिक्रूटमेंट में हेल्प देता है, रिडंडेंसी में हेल्प देता है, पर्सोनल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में हेल्प देता है, और पर्सोनल रिपोर्टिंग में हेल्प देता है। और रिक्रूटमेंट में शायद उतनी बातें नहीं हैं जितनी हमने कर ली हैं। क्यों? इसके थ्रू आप कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट भी कर सकते हो, इसके थ्रू टेस्ट भी कंडक्ट कर सकते हो, इसके थ्रू इंटरव्यू भी कंडक्ट कर सकते हो, इवन फाइनल कैंडिडेट सिलेक्ट भी कर सकते हो। और रिडंडेंसी चाहे वॉलंटरी है, कॉन्ट्रैक्चुअल, या कंपल्सरी मीन बिजनेस सर्वाइवल के लिए आप करने जा रहे हो तो उसमें मैनेज कर हेल्प देता है। और पर्सोनल रिकॉर्ड में हेल्प देता है, कैसे? मेंटेनिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स सच एज सैलरी, हॉलीडे एंटाइटलमेंट एंड ड्यूटीज, फैमिली एंड मेडिकल कॉन्टैक्ट डिटेल, ताकि कोई बंदा इंजर हो जाए, मर जाए तो किसको आपने जो है वो पीछे इन्फॉर्म करना है। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, ट्रेनिंग रिकॉर्ड एंड ट्रेनिंग प्लान्स, क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स, अमाउंट ऑफ हॉलीडे एक्रूड एंड टेकन, एक्रूड मीन कितनी अलाउड है इसे ईयरली और कितनी इसने हॉलीडेज ले ली हैं, एंड सिक लीव एक्रूड एंड टेकन प्लस ऑथोराइज्ड एब्सेंस सच एज ब्रेमेट्स, ब्रेमेट्स बोलते हैं फुनरल्स हॉलीडेज, मीन किसी के मरने पर अगर आपने कोई हॉलीडे की है तो उसे क्या नाम दिया गया है? ब्रेमेट्स का। अनऑथोराइज्ड एब्सेंस कितनी थी इसके रिकॉर्ड में मेंशन किया जाएगा। बोनस एंड पे हिस्ट्री, एनुअल अप्रेजल के टारगेट मीट किए हैं इसने या नहीं किए, फॉर्मल चेक्स सच एज रेफरेंस जो एम्प्लॉय के लिए गए हैं वो भी रिकॉर्ड में मेंटेन किए जाते हैं, डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड, अदर रिवार्ड्स एंड कमेंडेशंस, कमेंडेशंस बोलते हैं अवार्ड्स को, मीन अगर कोई अवार्ड कोई सर्टिफिकेट दिया गया है, एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या थे। और सिस्टम के थ्रू रिपोर्ट्स प्रोड्यूस की जाती हैं लाइक बेनिफिट रिपोर्ट्स, पे डिटेल एंड टोटल वेज एक्सपेंस जो आपने कंपेयर करके देखना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, एज प्रोफाइलिंग ताकि देखा जा सके हमारे पास यंग जनरेशन ज़्यादा है, बूढ़े ज़्यादा हैं, एब्सेंटीज़म एनालिसिस जिससे एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन का पता चलेगा,
हेड काउंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, जेंडर एंड डाइवर्सिटी मिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेन्योर प्रोफाइलिंग। टेन्योर मीन टाइम पीरियड के कितना टाइम पीरियड लोग हमारे साथ रहते हैं, जल्दी छोड़ जाते हैं या लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिटेन होते हैं। सो क्या हमें लर्न करना है, ये 4 कंपोनेंट्स के बारे में हमें डिटेल बतानी आनी चाहिए, स्पेशली मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग से रिलेटेड कोई 5-5 पॉइंट मस्ट लिखने आने चाहिए। पीछे कोई 2 सिस्टम और रह गए, होपफुली हम कल ख़त्म करके चैप्टर वाइंड अप कर देंगे और साथ चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे।